चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं, है ना। आज जो जहां से हमने छोड़ा हुआ था, जैविक विविधता, जैविक संसाधनों, उनसे संबंध ज्ञान तक पहुंच। देखिए, जैविक संसाधनों पहली चीज ये, और उससे संबंध ज्ञान तक पहुंच तथा लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण विनियम 2025। ठीक है, एक एक करके आराम से समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज ये प्रीलिम्स में तो आता ही आता है, इनडायरेक्टली जो है मेंस में दिखाई देता है आपको। एक चीज ये, इंटरव्यू में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, और जो आपका निबंध का पेपर होता है उसमें भी इसका कुछ योगदान रहता है। तो इसलिए जो इस थोड़ा सा हम जो है डिटेल एनालिसिस करेंगे। चर्चाओं में क्यों था जरा देख लेते हैं, है ना। टर्म को ध्यान रखिएगा क्योंकि टर्म से बहुत कुछ चीजें निकल के आएंगी, है ना। टर्म को हल्के मत लीजिए, इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने जैविक विविधता, ये वाला पोर्शन देखिए, जैविक विविधता ऊपर वाला रिपीट हुआ है, जैविक संसाधनों और उससे संबंध ज्ञान तक पहुंच लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण विनियम 2025 शीर्षक से नए नियम जारी किए गए हैं। ठीक है, जैव विविधता विनियम है क्या, तो ये पता चल गया। पॉइंट ध्यान रखिएगा, पॉइंट क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, ये जो जैव विविधता ये है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसने जारी किया, ये ध्यान रखिएगा। कहीं कभी कभी सतही जो पॉइंट होता है उससे काम हो जाता है, मतलब कि जो आप करंट पढ़े रहते हैं बेसिक, उसी से काम चल जाता है। ठीक है, उसके बाद अब आता है कि जैव विविधता विनियम 2025। इसमें क्या है, जैव विविधता विनियम 2025, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जैविक संसाधनों, ठीक है, इनसे संबद्ध ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों को न्यायोचित रूप से साझा करने के तरीके को क्या करना है, विनियमित करना है। ये नियम जैव विविधता अधिनियम, ये पॉइंट ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका जो है उसमें मिलेगा, जैसे आप स्टेट एग्जाम देते हैं उसमें प्रीलिम्स में मिल जाता है ये आपको, या कभी भी ऑर्डर सेट करने में जब आता है वहां पर भी जैव विविधता अधिनियम 2002 दिखेगा आपको। ठीक है ना, तो वहां ध्यान रखना है कि प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के द्वारा अधिसूचित किए गए इन नियमों ने 2014 में जारी दिशा निर्देश का स्थान लिया है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, कि ये जो आपका विनियम 2025 है, इसका मुख्य बिंदु, इसके बारे में थोड़ा सा जो है कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, है ना। इसके बाद में देख लेते हैं डिजिटल अनुक्रम जानकारी। ये क्या है, डिजिटल अनुक्रम जानकारी को शामिल करना। देखिए, नए नियमों का लक्ष्य जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करने के तरीकों को स्पष्ट करना। इनमें डीएसआई या उससे संबंधित जानकारी भी शामिल है। डीएसआई टर्म है ना, डिजिटल अनुक्रम जानकारी, ये एक ऐसा टर्म है जो कि थोड़ा सा आपको जो है इसमें ना, मतलब कि अगर यही पूछ लिया जाए कि हाल ही में चर्चाओं में रहा डिजिटल अनुक्रम जानकारी, ये सामान्य बात नहीं लग रहा है आपको, खुद देखिए कि जानकारी ऐसे नहीं लग रहा है कि इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सामान्य इंफॉर्मेशन नहीं, ये डिजिटल सीक्वेंस की बात कर रहा है। ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, डिजिटल सीक्वेंस। और अगर यहाँ पर डेफिनेशन की बात कर लिया है तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है डिजिटल अनुक्रम जानकारी, जो कि यह एक नीतिगत शब्दावली है, मतलब ये ऐसा सामान्य बात नहीं है। इस शब्दावली का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अनुवांशिक संसाधनों का डिजिटल रूप में उपलब्ध जानकारी के लिए किया जाता है। डिजिटल अनुक्रम जानकारी, इससे आपको और नजर आएगा, कभी कभी आपको इसमें ये नजर आएगा कि कहीं ये उसमें तो नहीं है, जैसे आप पढ़ते होंगे 0 1 0 1 ऐसा करके जो सीक्वेंस बनता है, इस टाइप का 0 या 1 1 ऐसा करके जो सीक्वेंस बनता है, इसको तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। डिजिटल अनुक्रम में ये इसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये कर रहा है अनुवांशिक संसाधनों का। ठीक है ना, अनुवांशिक संसाधनों का डिजिटल रूप में उपलब्ध जानकारी के लिए किया जाता है। इनमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन अनुक्रम जैसे जीनोमिक डेटा शामिल होते हैं। क्या क्या, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, केवल डीएनए नहीं होता है या केवल प्रोटीन में नहीं होता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जैसे अनुक्रम। हालांकि ये अगर डिजिटल अनुक्रम जानकारी आएगा ये बहुत टफ क्वेश्चन ही बनेगा, है ना, लेकिन बेसिक वही होता कि बेसिक तो पता रहना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ जो है डीप इसमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है ये वाला पॉइंट देखिए,
कि पूर्व सूचित सहमति पीआईसी, पूर्व ये क्या है, जैविक संसाधन, जैविक संसाधनों की प्राप्ति और उपयोग, एक तो प्राप्ति और एक उपयोग के इच्छुक व्यक्ति उद्योग को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, क्या, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को पूर्व सूचना देकर मंजूरी लेनी होगी। ठीक है, एक तो ये पॉइंट, यह प्रावधान, अब देखिए फिर यहाँ पे आ गया, यह प्रावधान जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित कृषित औषधीय पौधों की प्राप्ति या उनके उपयोग पर लागू नहीं होगा। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट है, ये जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत, ठीक है, यहाँ पर अगर इससे रिलेटेड है औषधीय पौधों की प्राप्ति या उनके उपयोग पर लागू नहीं होगा। एक तो पॉइंट ये भी हो गया, मनकर ध्यान रखिए, डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, शॉर्टकट तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, शॉर्टकट का जमाना बहुत चल रहा है ना। ठीक है, एक तो ये चीज, इसको यहीं रख देते हैं। उसके बाद क्या है, वार्षिक कारोबार पर लाभ साझाकरण के स्लैब, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कि निर्धारित किए गए हैं। देखिए वार्षिक कारोबार, एक तो चीज ये है, वार्षिक कारोबार के आधार पर लाभ साझाकरण के स्लैब निर्धारित किए गए, देय राशि संबंधित उत्पाद के वार्षिक सकल एक्स फैक्ट्री, ये नई चीज है, एक्स फैक्ट्री विक्रय मूल्य, मतलब सरकारी कराधानों छोड़ करके एक्स फैक्ट्री विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में, ये यहाँ पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रतिशत जो 5 करोड़ की तक के कारोबार है उसके लिए बात हो रही है, से लेकर 0.06%। अब देखिए यहाँ पर 0.06% भी कितना है, 250 करोड़ से अधिक के कारोबार के लिए है। ठीक है, इसको हल्का नहीं लेना है, 0.6%, एक तो ये। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिन उपयोगकर्ताओं का कारोबार टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है, कितना, 1 करोड़, 1 करोड़ से अधिक है, उन्हें वार्षिक संसाधन उपयोग विवरण प्रस्तुत करना होगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट, वार्षिक कारोबार, ये वाला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या है कि 1 करोड़ से ऊपर रुपए से अधिक इनका जो क्या होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है ये सारी बातें जो है क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। अब क्या आता है, अब आता है उच्च मूल्य वाले जैविक संसाधनों। अब देखिए उच्च मूल्य वाले हैं ये, कभी कभी यूपीएससी टर्म दे रहा है, जैसे लाल चंदन दे दिया, अगर वुड दे दिया। अब ये चंदन यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया हुआ है, ये चंदन का उपयोग किया गया है। ठीक है, अब चंदन इसका मतलब उच्च मूल्य वाला अगर जैविक संसाधन है तो ये महंगा है, ये मतलब विरला मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि सामान्य तरह घास फूस मिलेगा। एक चीज है के लिए लाभ साझाकरण नीलामी बिक्री राशि खरीद मूल्य से प्राप्त आय के 5% से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। खरीद मूल्य से जो प्राप्त आय है उसके 5% से कम नहीं होना चाहिए। वाणिज्यिक उपयोग के मामले में यह राशि कितना, 20% से 20% अधिक से हो सकती है। एक तो बारीकी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुसंधान के लाभों का अंतरण, मतलब अभी देखो, अनुसंधान के लाभों का मतलब गैर बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर का उपयोग आपसी सहमति के अनुसार एनबीए के साथ साझा किए जाएंगे। ऐसा नहीं साझा नहीं करेंगे, साझा किए जाएंगे। कौन सी चीज, अनुसंधान के लाभों का अंतरण, ये चीज है ना। उसके बाद क्या है कि आईपीआर के व्यवसायीकरण के मामले में बिक्री राजस्व, वार्षिक बिक्री राजस्व टैक्स छोड़ कर, ध्यान रखिएगा यहाँ पर टैक्स क्या है, टैक्स छोड़ करके का 1% तक एनबीए के साथ साझा किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डीप में चलना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि एक एक पॉइंट, देखिए इतना सारी चीजों में कुछ भी याद रह जाए बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ये क्या है, एबीएस पहुंच और लाभ साझाकरण, ये क्या है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। एबीएस यह तंत्र निर्धारित करता है, ध्यान रखिएगा, एबीएस क्या निर्धारित करता है, यह तंत्र निर्धारित करता है क्या, कि जैविक अनुवांशिक संसाधनों तक कैसे पहुंच दी जाए, जैविक अनुवांशिक संसाधनों तक कैसे पहुंच दी जाए और उनके उपयोग से प्राप्त लाभों को संसाधन
प्रदान करने वालों और उपयोगकर्ताओं के बीच न्याय संगत एवं समान रूप से कैसे साझा किया जाए। क्या कंडीशन इनका, यह तंत्र क्या निर्धारित करेगा, ये टर्म ध्यान रखिएगा, जैविक या अनुवांशिक संसाधन, केवल जैविक नहीं है, यहां पर जैविक के साथ साथ में क्या है, आनुवंशिक भी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। रूपरेखा कैसी है, सीबीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिटेल में मिलेगा, है ना, कि तहत रूपरेखा तय की गई है, कैसे तय की गई है, सीबीडी के तहत रूपरेखा तय की गई है, ठीक है। बौन दिशा निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट, बौन दिशा निर्देश याद रखिएगा, बौन दिशा निर्देश पहली चीज कब का है, ये स्टेट में सिंपल से पूछा जाता है कि बौन दिशा निर्देश 2002, इसको कई और संस्थाओं के साथ या मतलब कन्वेंशन के साथ में इसको जो है सेट कर दिया था और बोला था ऑर्डर में सेट करिए, है ना। बौन दिशा निर्देश 2002, या ध्यान रखिएगा, ये जो है स्वैच्छिक दिशा निर्देश है, ये बाउंडेड नहीं है, ये दिशा निर्देश सरकारों और हितधारकों को एबीएस से संबंधित राष्ट्रीय प्रशासनिक और नीतिगत उपाय तैयार करने में सहायता करते हैं। इनमें पूर्व सूचित सहमति पीआईसी, परस्पर सहमति मैट के लिए प्रमुख कदम बताए गए हैं। अब आता है कौन, नागोया प्रोटोकॉल। देखिए बौन कब का है, बौन दिशा निर्देश है, ये है आपका 2002 का, और जो नागोया प्रोटोकॉल है ये नागोया प्रोटोकॉल ये है 2010 मतलब 2010 का। ये अब नागोया प्रोटोकॉल 2010 कैसे है, यह जैव विविधता अभिसमय सीबीडी, जैव विविधता अभिसमय के अंतर्गत विधिक रूप से बाध्यकारी पूरक समझौता है। कैसा है ये बाध्यकारी समझौता, ध्यान रखिएगा, ये कैसा समझौता है, ये बाध्यकारी समझौता है। कौन सा, नागोया, नागोया मतलब बस सिंपल याद रखिए कि नागोया मतलब नाग टाइप का है ना, बांध करके रखना, इस तरह मतलब याद रखिए, कुछ नहीं कि किस तरीके से। नागोया प्रोटोकॉल कब का है, 2010 का, ये भी ध्यान रखना है, ईयर पूछते हैं कि नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, अच्छा नागोया प्रोटोकॉल अगर उद्देश्य की बात कर लें, इसका उद्देश्य क्या था नागोया प्रोटोकॉल का, तो नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य था, इसका उद्देश्य आनुवंशिक, क्या, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का न्याय संगत और समान वितरण सुनिश्चित। जब भी नागोया प्रोटोकॉल की बात आएगी ध्यान रखिएगा, नागोया प्रोटोकॉल जो है इसमें जो आनुवंशिक संसाधन है उनके उपयोग की बात हो रही है, और जो लाभ मिलेगा उसका न्याय संगत और समान वितरण को सुनिश्चित करने की बात हो रही है, ठीक है। 2024 में सीबीडी पर क्या, 2024 में सीबीडी पर पक्षकारों के 16वें सम्मेलन, कब 16वां सम्मेलन हुआ, तो कॉप 16 में डिजिटल अनुक्रम जानकारी डीएसआई, कितनी बार चर्चा हुआ है डीएसआई, अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है कि उपयोग के लिए एक बहुपक्षीय तंत्र को अपनाया गया है। क्या बनाया गया है, बहुपक्षीय तंत्र अपनाया गया है। अब ये तो रहा एक जो है एबीएस के बारे में जानकारी, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, अब देख लेते हैं जैव विविधता पर अभिसमय सीबीडी। मैंने कहा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब क्वेश्चन बनता ही बनता है और घूम फिर करके आता है, ऐसा भी नहीं मतलब बहुत ज्यादा टफ आएगा, बस छोटा मोटा चीज पूछेगा, है ना, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिएगा। देखते हैं भाई, जैव विविधता अभिसमय सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि अंतर सरकारी संधि है, कैसी संधि है, अंतर सरकारी, जिसे कब बनाया गया, 1992 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन, जो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था उसमें अपनाया गया। पहली चीज ये 1992 की बात कर रहा, उसी समय आपको पता होगा सुधार हुआ था, इकोनॉमिक में भी सुधार काफी कुछ हुआ, मतलब ये टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है 1992 का। कई चीजें, कई घटनाएं आप अगर हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो कुछ चीज दिखाई देगा, कई सारे इसमें जो है घटनाएं हुई है, ठीक है। सदस्य कितने हैं, 196, भारत सदस्य है, बिल्कुल है। प्रत्येक पक्षकार देश को राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना तैयार करना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। यहां पर स्वैच्छिक नहीं है, यहां पर स्वैच्छिक नहीं है, यहां पर अनिवार्य है। क्या, प्रत्येक पक्षकार देश को राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना तैयार करना है। भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002 अधिनियमित किया है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। एक चीज ये भी क्लियर है कि अगर बात की जाए कि जैव विविधता अधिनियम 2002 कब से कहां से आया, तो आपको सीबीडी दिख रहा है,
और सीबीडी में आपको रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में अपनाया गया था। ठीक है, इसके लक्ष्य कुछ क्या, 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। कौन कौन से? जैव विविधता का संरक्षण, एक ये, जैविक संसाधनों का संधारणीय उपयोग। कैसा उपयोग? जैव विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का संधारण उपयोग, लाभों का न्याय संगत, न्याय संगत नहीं बना रहा, न्याय संगत और समान वितरण। ये टर्म कितनी बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये एक आदत हो जानी चाहिए कि हाँ ये जो है बार बार ऐसा ही होगा। ठीक है, मतलब बार बार ऐसे टर्म आएंगे अगर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक है। प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? एक तो नागोया आपके बारे में नागोया के बारे में चर्चा हो गई कि नागोया कब आया था, तो नागोया आया था 2010 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया, ये भी ध्यान रखिए। एक आता है कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब आया था? 2003 में आया था। और पहुंच और लाभ साझाकरण है ना, एबीएस पर नागोया प्रोटोकॉल कब आया था? 2014 में। कब आया था? 2000 किस पर? एबीएस पर। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है देखते हैं। पहुंच और लाभ साझाकरण पर भारत की विधिक रूपरेखा। भारत की विधिक रूपरेखा क्या है इस पे? किस पर? एबीएस पर। जैव विविधता अधिनियम 2002 को जैव विविधता अभिसमय के प्रति, देखिए दोनों टर्म यूज है, एक तो जैव विविधता अधिनियम 2002 को जैव विविधता अभिसमय, कौन सा? सीबीडी के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए लागू किया गया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जैव विविधता क्या करना? संरक्षण करना। और क्या? इसके घटकों के संधारणीय उपयोग को सुनिश्चित करना। ठीक है, विस्तार क्षेत्र कहां पर है? यह अधिनियम भारत के भीतर सभी जैव संसाधनों पर लागू होता है। ध्यान रखिएगा, यह अधिनियम भारत के भीतर सभी जैव संसाधन है ना, यह नागोया प्रोटोकॉल की तुलना में अधिक व्यापक है। कौन? एबीएस। पहुंच और लाभ साझाकरण ये नागोया प्रोटोकॉल की तुलना में अधिक व्यापक है, क्योंकि नागोया प्रोटोकॉल केवल अनुवांशिक संसाधनों तक सीमित। अब कितनी बार रिपीट हो गया ना कि नागोया प्रोटोकॉल अनुवांशिक बात कर रहा है, जब भी बात कर रहा है किस संसाधन बात कर रहा है? अनुवांशिक संसाधन बात कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिए। उसके बाद क्या है कि जैव विविधता अधिनियम, ये भी ध्यान रखिए 2002 का, सीबीडी भी ध्यान रखिए। ठीक है, अब आता है इसका क्या? कार्यान्वयन। क्या आता है? कार्यान्वयन। इसमें देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या चीजें हैं। कार्यान्वयन में क्या है? यह अधिनियम को सांविधिक निकायों के निम्नलिखित त्रिस्तरीय प्रणाली के माध्यम से लागू किया जाता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए कहां पर लागू होता है? केंद्रीय स्तर पर। राज्य जैव विविधता बोर्ड एसबीबी है ना, ये राज्य स्तर पर लागू होता है। जैव विविधता प्रबंधन समितियां बीएमसी स्थानीय स्तर पर लागू होती है, जिसको क्या बोलते हैं? पंचायत या नगर पालिका। तीन स्तर हो गए, एक हो गया कि एनबीए, और एक हो गया आपका एसबीबी जो कि राज्य स्तर पर है, और एक है बीएमसी जो कि स्थानीय स्तर पर है। उम्मीद है कि बेसिक बेसिक बातें इसमें भी थोड़ा सा कवर हो गए हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि एबीएस से महत्वपूर्ण केस स्टडी कौन सी है? केरल का कानी आदिवासी समुदाय। अब ये कानी आदिवासी समुदाय कहां पर है? ये ध्यान रखिएगा, कहां पर? केरल में। केरल का कानी आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से आरोग्य पाचा, ये टर्म आरोग्य पाचा वनस्पति का उपयोग थकान मिटाने और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता रहा है। मतलब आरोग्य पाचा वनस्पति इंपॉर्टेंट है। कौन यूज करता है? कानी आदिवासी समुदाय। ठीक है, वैज्ञानिकों ने इस ज्ञान का उपयोग करके जीवनी नामक औषधि विकसित की। एबीएस के तहत इस औषधि के व्यवसायीकरण से प्राप्त लाभ का एक हिस्सा कानी समुदाय के साथ साझा किया गया है। ये रहा कुछ जो है किसके बारे में, थोड़ा सा इसमें देखिए। कानी आदिवासी समुदाय ये भी इंपॉर्टेंट है। कानी आदिवासी समुदाय ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि ये जो है केरल में है। इंपॉर्टेंट क्या है? केरल में है, ये ध्यान रखिएगा। कानी आदिवासी एक तो एक केरल में है, दूसरी की आरोग्य पाचा। अभी क्वेश्चन बन जाए कि हाल ही में सुर्खियों में रहा आरोग्य पाचा क्या है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसको जीवनी नामक औषधि है ना, जीवनी नामक औषधि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैचिंग लिए आ सकता है कि कानी आदिवासी कहां पर है? ये कहां पर है? केरल में है। तो थोड़ा सा ये क्लियरिटी रहनी चाहिए इस पे। ठीक है, अब आते हैं किस पर? ये वाला पॉइंट, ये
वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना। केंद्र प्रायोजित योजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए। किसके लिए? एकीकृत विकास के लिए। वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है ना। अब देखते हैं कि सुर्खियों में ये क्यों था। घड़ियाल और स्लॉथ बियर, कौन कौन? घड़ियाल एक ये, और स्लॉथ बियर जिसको भालू बोल रहे हैं, को वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना CSSIDWH के तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन मेन मैटर क्या है अब उसको देखते हैं कि ये किससे संबंधित है ना। देखिए, नोडल मंत्रालय कौन कौन सा है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। प्रकार कैसा है? केंद्र प्रायोजित योजना। उद्देश्य क्या है? वन्य जीव संरक्षण और संवर्धन गतिविधियों का संचालन करना। कैसा? संरक्षण भी करना है और संवर्धन भी करना है, इंपॉर्टेंट ये। ठीक है। वित्तीय सहायता राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र सरकारों को प्रदान की जाती है। क्या? संरक्षित क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व को समर्थन प्राप्त करना। संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीव का संरक्षण करना। कैसा? संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीव का संरक्षण करना। गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों, पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसके बारे में डिस्कस हो चुका है, ये बहुत डिटेल में चर्चा हुई पीछे है ना, कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके पर्यावासों के बचाने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम संचालित करना। पुनर्प्राप्ति मतलब जो संकटग्रस्त हो गए उनको फिर से जो है उनकी संख्याओं में वृद्धि की जाए। अब तक प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से? हिमतेंदुआ, एशियाई शेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि सहित 22 प्रजातियों की पहचान की गई है। ठीक है, और मुख्य घटक कौन कौन से? वन्य पर्यावासों का विकास, ठीक है, वन्यजीव पर्यावासों का विकास, बाघ परियोजना और कौन सा? हाथी परियोजना। बाघ परियोजना, हाथी परियोजना। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इनके बारे में यूपीएससी इससे भी क्वेश्चन बनाता है कि इनके बिहेवियर से रिलेटेड, जैसे कोई एनिमल है, कोई जीव है, कोई जंतु या कोई पौधा है, तो उसका बिहेवियर क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, स्पेशलिटीज क्या है, इसके बारे में यूपीएससी थोड़ा क्वेश्चन आता है। जैसे स्लॉथ बियर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के प्रीलिम्स में, स्लॉथ बियर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो जरा इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। एक क्या है? इसका नाम लंबे नाखूनों और असामान्य दांतों से पड़ा जो स्लॉथ, आलसी जैसे प्रतीत है। स्लॉथ मतलब क्या होता है? आलसी। अब आपको इतने क्लियर हो गए कि स्लॉथ मतलब आलसी, मतलब ऐसा भालू जो आलसी है। दीमक और चींटियां खाने में विशेषज्ञ, मतलब ये खाते क्या है? ये दीमक खाते हैं, चींटियां खाते हैं। अब देखिए, यह मतलब एक स्पेशल कुछ चीज दिख रहा ना, अन्य भालू प्रजातियों के विपरीत यहाँ से यूपीएससी तैयार रहने, मतलब ऐसे डरवाते हैं, थोड़ा सा मतलब डिफरेंस, थोड़ा सा अलग, ऐसे में तैयार रहना चाहिए। अन्य भालू प्रजातियों के विपरीत शीत निद्रा इंपॉर्टेंट है, शीत निद्रा नहीं करता। ठीक है, एकाकी, अकेले रहने वाला, अधिकांशतः रात्रि में चलने वाला, फुर्तीला तथा भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे आक्रामक प्राणियों में से एक माना जाता है। भाई सबसे आक्रामक भी प्राणी है। ठीक है, पर्यावास कहाँ कहाँ पर है, ये भी कभी कभी स्लॉथ भी अगर आ गया तो पूछा सकता है। तो कहाँ कहाँ पर? ये भारत में, नेपाल में और श्रीलंका में, है ना। ये सब देश के हैं, इसका मतलब यहाँ के रहने वाले हैं। भारत, नेपाल और श्रीलंका के देश है ये। यहाँ पर आप देख रहे हो 1972 जो है WPA अनुसूची 1 में है। ठीक है, पर साइट्स की परसिस्ट 1 में है, और यहाँ पर जो IUCN की स्थिति में वल्नरेबल है। ठीक है, खतरा क्या है? पर्यावास का ह्रास, क्षरण, मानव वन्य जीव संरक्षण होता ही रहता है कि चल रहा कोई, मतलब कि रोड पे मतलब कि भागा जा रहा है बीच बीच में, तो मतलब कभी कभी एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। वैश्विक आबादी कहते 20,000 से कम है, क्या होना चाहिए था ना। क्या इसके लिए कोई प्रयास किया गया है? देख लेते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर 2025, ज्यादा दूर नहीं है, 2025 का ही है। दारोजी स्लॉथ भालू अभ्यारण्य, कैसा? दारोजी स्लॉथ भालू अभ्यारण्य, कर्नाटक, अच्छा ध्यान रखिएगा, दारोजी स्लॉथ भालू अभ्यारण्य कहां पर है? कर्नाटक में है।
सुर्खियों में है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि दारोजी स्लॉथ भालू अभ्यारण्य कहाँ पर है, कर्नाटक में। और एशिया का पहला समर्पित स्लॉथ भालू अभ्यारण्य सबसे पहला एशिया में पहला है, और दारोजी कहाँ, कर्नाटक में है। इसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे ये जो है अगर यूपीएससी के पीवाईक्यू में आ चुका है, मतलब यूपीएससी के पेपर आ चुका है स्लॉथ बियर के बारे में, तो डिटेल थोड़ा सा पूछा जा सकता है, ये उम्मीद लगा रहे हैं। बाकी ठीक है, जैसा भी होगा ठीक है। अब उसके बाद क्या शुरू किया जाए, प्रोजेक्ट चीता। चीता शुरू किया जाए, ये और ये कंप्लीट हो जाएगा नहीं आज, 25 मिनट हुआ है अभी ना। बैटरी चार्जिंग नहीं ठीक ठाक है तो अभी। प्रोजेक्ट चीता आज इतना रखते हैं ना, प्रोजेक्ट चीता कल इसको कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।